अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी फोटोग्राफी बिजनेस रन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फोटोग्राफी बिजनेस में सबसे बड़ा शौक ये होता है कि फोटोग्राफी अच्छी होने के बाद भी फोटोग्राफी बिजनेस फेल हो जाता है। और मैं ये थ्योरी से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। कभी तो मैंने प्राइस गलत रखा, कभी क्लाइंट को चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया, कभी हाँ बोल दिया जब मुझे ना बोलना चाहिए, कभी डिलीवरी लेट हो गई और कभी ऐसा काम ले लिया कि जिसमें प्रॉफिट बचा ही नहीं। इसीलिए आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 10 फोटोग्राफी बिजनेस मिस्टेक्स जो मैंने पर्सनली अपने फोटोग्राफी बिजनेस में किया है और बाद में उससे सीखा है और उन मिस्टेक्स को करेक्ट भी किया है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपकी फोटोग्राफी बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ अच्छी फोटोज को बिजनेस समझना। अच्छी फोटोज जरूरी है बट इनफ नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है अगर मैं अच्छी फोटो ले लूंगा तो क्लाइंट्स आ जाएंगे, मेरा फोटोग्राफी बिजनेस रन होने लगेगा, मैं पैसे कमाने लगूंगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। टैलेंट के साथ साथ, अच्छी फोटो के साथ साथ बिजनेस स्किल्स भी होना चाहिए। विजिबिलिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, आपको प्राइस क्लियर होनी चाहिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, कॉस्ट समझना चाहिए, हर टाइप के कॉस्ट जो आपकी फोटोग्राफी में रहते हैं। फोटोग्राफी पैकेज आपको क्लियर होना चाहिए क्लाइंट से शेयर करने के लिए। पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है, डिलीवरी कैसे देना है, बैकअप कैसे करना है, फोटोज को स्टोर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए फोटोग्राफी बिजनेस बिल्ड करने के लिए। इसके बिना आप फोटोग्राफी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर करूंगा। मुझे लगता था पोर्टफोलियो अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो काम आने लगेगा। बाद में समझ आया काम आने के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है, सिर्फ अच्छे पोर्टफोलियो की नहीं। और इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका फोटोग्राफी बिजनेस सक्सेसफुल हो तो आपको बिजनेस स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा, आपको आपके सारे पैकेजेस क्लियर होने चाहिए ताकि आप उसको क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सको। और हर एक चीज़ जो आप फोटोग्राफी के अंदर में करते हो उसे प्रोफेशनली करना होगा। टेस्टिमनीज लेना होगा, गूगल रिव्यूज लेना होगा और कंसिस्टेंटली अच्छा वर्क करना होगा, अच्छी कस्टमर सर्विस देनी होगी। अच्छी फोटोज और अच्छा पोर्टफोलियो एक एंट्री टिकट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल गेम बिजनेस सिस्टम है एक सक्सेसफुल फोटोग्राफी बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मिस्टेक नंबर 2, प्राइसिंग रैंडम रखना। स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और जब क्लाइंट पूछता है आप अपना प्राइस बता दो तो हम बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर ज्यादा प्राइस बोल दिया तो क्लाइंट भाग जाएगा, अगर लो प्राइस बोल दिया तो भी हमें हायर नहीं करेगा, ये सोच के कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लो प्राइस रखने का एक और नुकसान है कि क्लाइंट कई बार आपको सीरियसली ही नहीं लेता। क्लाइंट आपके टाइम को वैल्यू नहीं देता, आपसे एक्स्ट्रा एडिटिंग करवाता है या एक्स्ट्रा फोटोज मांगता है, कई बार रॉ फोटोज ही मांगता है, कई बार बोलता है अर्जेंटली डिलीवर करो फोटो, थोड़ा और कर दो भाई, एक लोकेशन में और शूट कर दो, और बहुत सारे अनरियलिस्टिक डिमांड्स करने लगता है। कई बार आप सोचते हो कि यार 2 घंटे का ही तो शूट है, थोड़ा कम चार्ज कर लेता हूँ, कम से कम काम मेरे पास से जाएगा तो नहीं, क्लाइंट तो आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम ज्यादा चार्ज कर लूंगा। लेकिन आप ट्रैवल टाइम नहीं देखते, जो टाइम एडिटिंग में जाने वाला है आप वो कंसीडर नहीं करते हो, सिलेक्शन में जो टाइम जाने वाला है या इक्विपमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते हो, सॉफ्टवेयर का जो पैसा आपको देना पड़ेगा या हार्ड डिस्क का जो पैसा देना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों का कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं करते हो। और आपको लगता है कि यार 2 घंटे का शूट है तो चलो मैं इतने कम पैसे में ही कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो 2 घंटे का शूट 10 घंटे का शूट रहता है। इसीलिए जब भी आप प्राइसिंग दो उससे पहले आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लो, फिर प्राइसिंग दो कस्टमर को। ये कुछ साइन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्राइसिंग लो है। अगर आपका हर क्लाइंट आपसे डिस्काउंट ही मांगता रहता है, अगर आपको काम ज्यादा लगने लगे और ऐसा लगने लगे कि प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है, एडिटिंग करते वक्त ऐसा लगेगा कि यार और चार्ज करना चाहिए, या आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो बट उसका कुछ चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि आपकी प्राइसिंग जो है वो सही नहीं है। अब रैंडम प्राइसिंग फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपको मिनिमम प्रॉफिटेबल प्राइस निकालना पड़ेगा। मतलब आपको सारे कॉस्ट निकालने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी, जहां पर आपको कोई नुकसान ना हो शूट करने के बाद में, और एट द एंड ऑफ द डे आपके मेहनताने के बाद में भी कुछ प्रॉफिट बचना चाहिए। इसके बाद में आप अपने डिलीवरेबल्स जितने भी हैं उसको बहुत क्लियरली कस्टमर को बताओ, और कस्टमर को बताओ कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम आप करोगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होगा। एडिटिंग टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप कस्टमर को बोलो कि आप बहुत एडिटिंग करवा रहे हो, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अगर ट्रैवल करना है आपको तो आप बोलो कस्टमर को कि जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा, मैं अपने पॉकेट से नहीं दूंगा। अगर कोई क्लाइंट या कस्टमर कहता है कि उसका बजट लो है तो आप उनके लिए स्मॉलर पैकेज बनाओ,
फुल पैकेज में डिस्काउंट मत दो, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ मत दो। जैसे अगर आप 20 फोटोज देने वाले हो तो अगर उनका पैकेज स्मॉल है तो आप उनको 10 फोटो ही दो। ऐसा मत बोलो कि अरे आप 20 वाला पैकेज ले लो, मैं उसमें 50% डिस्काउंट दे दूंगा या 30% डिस्काउंट दे दूंगा। यूजुअली लो प्राइस आपको बिजी रखता है लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो। आप मोस्टली काम करते रहते हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में कोई प्रॉफिट नहीं बचता और आप बहुत कम पैसे कमा पाते हो शूट से, विच इज वेरी बैड फॉर योर फोटोग्राफी बिजनेस, जो कि आपकी फोटोग्राफी बिजनेस के लिए बहुत बेकार है। मिस्टेक नंबर 3, हर क्लाइंट को यस बोलना। जब हम फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कस्टमर्स या क्लाइंट्स कम होते हैं और हर क्लाइंट हमको इंपॉर्टेंट लगता है और हम उनको हाँ बोल देते हैं। अगर उनका बजट कम भी होता है तो हम हाँ बोल देते हैं, हाफ प्राइस में भी हम उनको हाँ बोल देते हैं। अगर वो कुछ डिमांड करते हैं कि भाई मुझे एक दिन में ही फोटो चाहिए, हम सीधा उनको हाँ बोल देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फोटोज मांगते हैं तो उसके लिए भी हम हाँ बोल देते हैं। कोई अगर रॉ फाइल्स मांगता है तो भी उसके लिए हम हाँ बोल देते हैं। एक्स्ट्रा लोकेशन में शूट कर दो बोलता है, उसको भी हम हाँ बोल देते हैं। हर चीज़ में हाँ बोल देते हैं और इस हाँ का बहुत बड़ा कॉस्ट है। आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है, आपका एक्स्ट्रा एनर्जी जाता है, आपका मेंटल पीस जो है वो चला जाता है। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो रहते हैं वो एकदम रेड फ्लैग रहते हैं, आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको पेमेंट टाइम पर नहीं देते, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत डिमांडिंग टोन रहता है, रूडली बात करते हैं आपसे। तो आप ऐसे सारे क्लाइंट्स को ना बोलो। अगर कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहा है तो उसे ना बोलो। ये ना बोलना जो है रूड नहीं है, ये ना बोलना प्रोफेशनलिज्म है। इससे आप एक बाउंड्री सेट करते हो हर कस्टमर के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी गलत क्लाइंट जो है आपका स्ट्रेस लेवल ही बढ़ाते हैं। आप काम लेने के बाद में रिग्रेट करते हो कि यार मैंने क्यों काम ले लिया, मैंने क्यों ये प्रोजेक्ट ले लिया। मैंने ये पर्सनली देखा है, जितने भी लो पेइंग क्लाइंट रहते हैं ना, मोस्टली उनके डिमांड्स बहुत हाई रहते हैं और एट द एंड ऑफ द शूट जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो वो ये बोल देते हैं भाई हमको तो फोटो अच्छी नहीं लगी, हम आधे पैसे नहीं देंगे या हम 20% पैसे नहीं देंगे। एंड यू कैन नॉट फाइट विद देम। अच्छा, ये कुछ साइंस है। अगर आप ये कर रहे हो तो मतलब समझ जाओ आप क्लाइंट को हमेशा यस यस ही बोल रहे हो। अगर आप क्लाइंट को मना नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने के लिए क्लाइंट बोल रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला दे रहे हो, बोल रहे हो ठीक है मैं कर दूंगा। अगर पेमेंट डिले हो रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्लाइंट बोल रहा है यार मैं अगले हफ्ते कर दूंगा, आप बोल रहे हो ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब आप हमेशा यस यस ही बोल रहे हो क्लाइंट को। और कभी क्लाइंट आपको फोन करके बोलता है भाई फलाने डेट को ब्लॉक कर लो और आप बिना एडवांस लिए सीधा उस डेट को ब्लॉक कर लेते हो, तो भी आप क्लाइंट को यस यस ही बस बोल रहे हो। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स बोलता है जो एकदम अनक्लियर हो कि ठीक है बताता हूँ, देखता हूँ, टाइमिंग का बताता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें आपसे बोलता है और आप सिर्फ हाँ ही बोल देते हो। आप क्लाइंट से ये डिमांड नहीं करते हो कि भाई मुझे क्लियरली आप बताओ कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ चाहिए। कई बार कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक रहता है पर आप सिर्फ बिकॉज आपको कस्टमर्स चाहिए, क्लाइंट चाहिए, आप सीधा हाँ बोल देते हो, ठीक है मैं कर दूंगा, हो जाएगा, अरे आप चिंता मत करो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप जो है ये मिस्टेक कर रहे हो। तो इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो जब भी आपके पास में किसी भी कस्टमर या क्लाइंट की इंक्वायरी आती है, आप उनसे सारी चीज़ें डिटेल में पूछो, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए और आप कितना कर सकते हो जितनी चीज़ें क्लाइंट डिमांड कर रहा है या आपसे चाहता है। आप क्लाइंट से उनका बजट क्लियरली समझो कि वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं और उसमें एक पैकेज बताओ। और जब क्लाइंट कहता है कि कम पैसे में आप इतना कर दो, पैकेज में ये और ऐड कर दो सेम प्राइस में, तो फिर आपको उसके लिए हाँ नहीं कहना है, आपको ना कहना है। बिना डेट क्लियर किए आप प्रोजेक्ट मत लो। हो सकता है कि आपने कोई और शूट रखा हो उस डेट पर, क्लाइंट ने बोला कि 2 तारीख को शूट है, फिर क्लाइंट ने बोल दिया 4 को शूट है और ऑलरेडी आपने 4 को एक शूट ले रखा है, तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर लोकेशन आप बहुत क्लियर कर लो, कहाँ आप शूट कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, कितनी रिक्वायरमेंट कस्टमर की है और आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत क्लियरली उसको बताओ। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट चेंज करने के लिए बोले, आप उनको सीधा मना कर दो। और अगर ऐसी चीज़ क्लाइंट डिमांड कर रहा है जिसमें आपका टाइम या एफर्ट ज़्यादा लग रहा है या कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लग रहा है, उसके लिए आप क्लियरली एक्स्ट्रा चार्ज करो क्लाइंट से। हाँ, लेकिन जब भी ना बोलो तो पोलाइटली बोलो। लेकिन अगर वो 100 बार भी कोई डिमांड कर रहा है, आपको बोल रहा है कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मुझे दे दो, तो आप हर बार ना ही बोलो। मुझे याद है एक बार एक क्लाइंट से मिलने गया मैं, 2 घंटे तक वो मुझसे बार्गेनिंग करता रहा और मैंने एक बार जो कोटेशन उसको बोल दिया, मैंने कम नहीं किया। अंत में वो डील क्लोज नहीं हुई क्योंकि वो चाह रहा था कि कैसे भी करके वो पैसे कम करवा ले, लेकिन क्योंकि मैंने उसको एक कोटेशन दे दिया था, मैं उससे कम नहीं कर सकता था और मुझे समझ में आ गया था कि ये कस्टमर बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। अगर मैं वो प्रोजेक्ट ले भी लेता तो मैं परेशान ही हो जाता, इसलिए मैंने उसको बहुत ही पोलाइटली ना ही बोल दिया और फर्म रहा लास्ट तक। मैं ना ही बोल दिया। अंत में वो मुझे फिर फ़ोन करके 1 हफ्ते बाद बोल रहा था कि आप सोच लो एक बार फिर से, लेकिन मैंने उसको ना ही बोल दिया फाइनली। वेन एवर यू से नो टू अ रॉन्ग क्लाइंट, यू मेक स्पेस फॉर द राइट क्लाइंट।
अगर सारे बेकार क्लाइंट को आप हाँ हाँ बोल दिए, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा और ना एफर्ट्स बचेगी कि आप अच्छे क्लाइंट को एंटरटेन कर सको या अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर सको, क्योंकि बेकार क्लाइंट्स के साथ में आपने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है। मिस्टेक नंबर 4, रिटर्न अग्रीमेंट ना बनाना। वर्बल क्लैरिटी इनफ नहीं है। कस्टमर ने अगर आपसे कुछ वर्बली डिमांड किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी और आपने उनको बता दिया कितना पैसा लगेगा और सारी डिटेल्स शूट के बता दिए, उतना काफी नहीं है। कैजुअल कॉन्फर्मेशन काफी नहीं है और व्हाट्सएप में भी जो चैट हुआ है उतना काफी नहीं है। इन सारी चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। डेट, टाइम, लोकेशन, पैकेज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, रॉ फाइल्स देनी है या नहीं देनी है, कोई एक्स्ट्रा एडिट्स करना है कि नहीं करना है, डिलीवरी कब तक देना है, पेमेंट कब तक क्लाइंट देगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं या नहीं है, कैंसिल किया तो उसका कोई रूल है या नहीं है। ये सारी चीजें बहुत लीगली हैवी हैं। इसीलिए आपको एक रिटर्न अग्रीमेंट बनाना जरूरी है जिसमें हो कि शूट की डेट क्या है, शूट की टाइम क्या है, शूट की लोकेशन क्या है, पैकेज क्या है, पैकेज के अंदर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, डिलीवरी टाइमलाइन क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, पेमेंट टाइमलाइन क्या है, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, और ये सारी चीजें रिटर्न में आपके पास और क्लाइंट के पास होनी चाहिए। आई पर्सनली विल मेक अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड शेयर विद द कस्टमर। मैं कस्टमर के साथ में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाकर शेयर करता हूं ईमेल में या व्हाट्सएप में, और एक कॉपी मेरे पास में हमेशा रखता हूं। ये रिटर्न एग्रीमेंट आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ टाइम पहले एक कस्टमर मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे मेरा एल्बम का काम पेंडिंग है, मैं चाहता हूं कि आप उसको जल्दी फिनिश कर दो, मैंने फोटो सेलेक्ट कर दिया है और आप वो फोटो से एल्बम बना दो। और क्लाइंट बोल रहा था उसका पैसा तो मैं एडवांस में ही आपको पे कर दिया हूं। लेकिन जब मैंने उस डॉक्यूमेंट को देखा तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ था कि एल्बम का जो पेमेंट है वो कस्टमर बाद में देगा। उनको, कस्टमर को लग रहा था कि उन्होंने पहले से मुझे दे दिया। फिर मैंने क्लाइंट को वो डॉक्यूमेंट भेजा और क्लाइंट को बोला देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एल्बम का पेमेंट मैं एडवांस में नहीं ले रहा हूँ, एल्बम का पेमेंट बाद में होगा, जब आप फोटो सेलेक्ट करके मुझे दे दोगे तभी मैं आपसे एल्बम का पेमेंट लूंगा। बिकॉज ऑफ द अग्रीमेंट आई वॉज सेव्ड, अदरवाइज क्लाइंट वुड हैव जस्ट सेड कि मैंने भाई आपको तो पूरा पैसा दे दिया है और मुझे तो एल्बम चाहिए। इसलिए रिटर्न अग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। सो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए शूट कंफर्म करने से पहले ही आप अग्रीमेंट साइन कर लो या एक रिटर्न अग्रीमेंट कस्टमर को भेज दो। उसमें डिलीवरेबल्स क्लियरली रिटर्न रहना चाहिए, कितने फोटोज आप एडिट करके दोगे, कब दोगे, पेमेंट टर्म्स क्या है, कितना एडवांस लोगे, कितना बाद में लोगे, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो वो क्या है और कैसे आप उसको लोगे, कैंसिलेशन रूल्स क्या है। बिकॉज क्लैरिटी प्रोफेशनलिज्म है और कंफ्यूजन रिलेशनशिप खराब कर देता है। इसीलिए हर एक चीज आप क्लियरली रिटर्न अग्रीमेंट में लिख दो, मेंशन कर दो। मिस्टेक नंबर 5, एडवांस पेमेंट ना लेना। एडवांस पेमेंट लेना बहुत प्रोफेशनल बिहेवियर है। आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि भाई मैं एडवांस कैसे लूँ। कस्टमर को डायरेक्टली आप बोलो, चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, इवन इफ यू हैव टू टेक 500 और 1000 रुपीज एज एडवांस, यू हैव टू टेक इट। आपको लेना चाहिए कम से कम पैसा, 500 रुपए, 1000 रुपए भी अगर आपको लेना पड़े छोटे शूट के लिए, ऑफ कोर्स आप वो लो, आप हेजिटेट मत करो। क्योंकि जब भी हम फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत ऑकवर्ड लगता है किसी से एडवांस मांगना। हम कहते हैं अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है एडवांस का। आप ऐसा बिल्कुल मत करो। हमको लगता है क्लाइंट बुरा मान जाएगा अगर हम उससे एडवांस मांग लिए। आप ऐसा मत करो। एडवांस लेना बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर है। हर जगह लोग एडवांस लेते हैं। इनफैक्ट जब आप क्लाइंट से एडवांस मांगते हो तो क्लाइंट आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसको कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि भाई बंदे ने एडवांस लिया है तो शूट के दिन आएगा। अगर एडवांस नहीं दिया रहेगा तो उसको भी कंफ्यूजन रहेगा कि यार एडवांस तो मैंने दिया नहीं है, आएगा या नहीं आएगा। और वैसे भी जो सीरियस और अच्छा कस्टमर या क्लाइंट होता है वो अपने आप ही एडवांस देना चाहता है। वो अपने एंड से ही पूछ लेगा भाई मैं आपको एडवांस दे दूं क्या, ताकि आप डेट ब्लॉक कर लो। सो आप एडवांस लो और तभी डेट ब्लॉक करो। हर क्लाइंट के लिए आप रूल बना लो, जब तक आपको एडवांस ना मिले आप डेट बुक मत करो। पर्सनली मैं पिछले 10-12 साल से एडवांस लेता हूँ, चाहे कितना भी कम एडवांस क्यों ना हो। एडवांस लेने के बाद में ही मैं डेट ब्लॉक करता हूँ। मोस्टली ऐसा होता है और हो चुका है मेरे साथ 1-2 बार, जब मैंने किसी कस्टमर से, क्योंकि वो पहचान के थे, मैंने एडवांस नहीं लिया, बाद में उनने भाई शूट ही कैंसिल कर दिया या डेट चेंज करने के लिए बोलने लगे। अब कितना एडवांस लेना है ये आप प्रोजेक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन टेक 10%, 20%, 30% और 50%। वेडिंग्स एंड ऑल में क्योंकि डेट्स जो है बहुत लिमिटेड रहती हैं, सो इसलिए 50% एडवांस लेना या 30% एडवांस लेना इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और पर्सनली मैं कम से कम 30% या 50% भी एडवांस लेता हूँ और वेडिंग डे में फुल पेमेंट ले लेता हूँ।
कई बार कस्टमर बोलता है भैया आप डेट लिख लो, मैं आपको एडवांस भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद में वो बोलेगा कल एडवांस भेज दूंगा, लेकिन कल आप वेट करते रह जाओगे, कल एडवांस नहीं आया, आपने ऑलरेडी डेट बुक कर ली है और कोई और शूट आया उसी टाइम पे, आपने उसको ना भी बोल दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई एडवांस तो दे ही देगा वो। आप डेट बुक मत करो जब तक आपके पास में कस्टमर के पास से एडवांस ना आ जाए। इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए हमेशा बुकिंग से पहले एडवांस ले लो। पेमेंट स्केड्यूल बहुत क्लियरली क्लाइंट को समझा दो। इनवॉइस भेजो उनको, जब भी आप पेमेंट रिसीव करो तो रिसीट भेजो, और जितना भी आपका पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बहुत क्लियरली क्लाइंट को पहले से बता दो। और अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसका पेनल्टी क्या होगा वो भी आप उसको क्लियरली शुरू से ही बता दो। मिस्टेक नंबर 6, डिलीवरी टाइमलाइन फिक्स नहीं करना। आप ये बात जान लो, जब भी आप लेट डिलीवरी करते हो तो कस्टमर का ट्रस्ट डैमेज करते हो। कस्टमर आपको ट्रस्ट नहीं कर पाता नेक्स्ट शूट के लिए क्योंकि आपने डिलीवरी लेट की है। कई बार कस्टमर को पता ही नहीं रहता कि एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप क्लियरली कस्टमर को नहीं बताओगे कि एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा तो हो सकता है कस्टमर सोचे आप एडिटेड फोटो नेक्स्ट डे ही दे दोगे, या फिर शूट के तुरंत बाद सुबह शूट किया और शाम को फोटो मिल जाएंगे, कस्टमर ऐसा सोचने लगेगा। इसीलिए आपको कस्टमर को क्लियर डिलीवरी टाइम देना है। कई बार बिगनर्स जो है एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम लाइन दे देते हैं, कहते हैं भैया 2-3 दिन में दे दूंगा, लेकिन ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारी एडिटिंग पेंडिंग है पिछले शूट्स की, और अब इन्होंने नए कस्टमर को भी 2-3 दिन बोल दिया है, और 2-3 दिन के बाद में जब एडिटिंग नहीं हो पाती तो फिर कस्टमर को बोलते हैं सर कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, कस्टमर का फ़ोन नहीं उठाते या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, जो कि कस्टमर के ट्रस्ट को डैमेज करता है। कस्टमर के नॉट बिलीव यू एनी मोर। इसीलिए आप जब भी डिलीवरी टाइमलाइन फिक्स करो तो कुछ बफर ऐड करो। अगर मुझे 1 दिन लगेगा एडिटिंग करने में या कुछ घंटे लगेंगे तो मैं कम से कम 3 दिन बोलता हूँ या 5 दिन बोलता हूँ। कस्टमर इनिशियली बोलेगा अरे इतना दिन लगेगा क्या, इतना दिन टाइम लगेगा क्या, या कस्टमर बोलेगा इतना टाइम लगेगा। मैं कस्टमर को बोलता हूँ अगर आपको अच्छी एडिटिंग चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। कई बार अगर आपने बोल दिया 1 दिन या 2 दिन में दे दूंगा, नेक्स्ट थिंग कस्टमर फिर फॉलो अप ही करते रहता है, हर 1 घंटे में कॉल करेगा, भैया अभी भेज रहे हो क्या, कल भेज रहे हो क्या, परसों भेज रहे हो क्या, 1 घंटे में भेज रहे हो क्या, 2 घंटे में भेज रहे हो, कब भेज रहे हो, मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। सो बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर में बिल्ड होता जाएगा, कस्टमर बार बार फ़ोन करके आपका दिमाग ख़राब कर देगा। इसीलिए आपको क्लियरली डिलीवरी टाइमलाइन फिक्स करनी है। और कई बार जल्दीबाजी में अगर कस्टमर को फोटो देना पड़े तो एडिटिंग की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, क्योंकि आप अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाते हो, जल्दीबाजी में एडिट करके कस्टमर को भेज देते हो। इसीलिए अगर 2 दिन लगना है तो कस्टमर को आप 3 दिन बोलिए, 5 दिन बोलिए, लेकिन डिलीवरी टाइमलाइन से पहले कस्टमर को आप फोटो भेज दीजिए। अगर आपने बोला 5 दिन लगेगा तो चौथे दिन में अगर आप भेज दिए तो कस्टमर आपके काम से बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा, आप मान लो कई बार जेन्युइनली डिले हो जाता है, अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आप कस्टमर को फोन करके पर्सनली उनको बताओ कि कोई इशू हो गया है या कुछ हो गया है और जिसके कारण मैं आपको फोटो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा टाइम पे, और आप उसके लिए उनसे सॉरी बोलो या कॉम्पनसेशन के लिए उनको 1-2 ज़्यादा फोटो दे दो और बोलो कि सर मैं आपको एक्स्ट्रा फोटो दे रहा हूँ क्योंकि मेरे एंड से डिले हो गया आपको फोटो भेजने में। इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो रियलिस्टिक टाइम लाइन दो, मतलब ऐसा मत बोल दो हवे में कि भाई 1-2 दिन में दे दूंगा, जबकि लगना है आपको 5-6 दिन, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 शूट का डेटा रखा हुआ और सबको एडिट करके आपको फोटोज भेजने हैं। कुछ बफर टाइम हमेशा रखो। अगर 2 दिन लगने वाला है तो आप 5 दिन बोलो, अगर 5 दिन लगने वाला है तो आप 10 दिन बोलो। अच्छा, एक तरीका है स्नीक पीक सिस्टम, जिसमें अगर एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कुछ फोटोज जो है वो कस्टमर को इनिशियली आप भेज देते हो। जैसे अगर 3 ड्रेसेस में शूट हुई है तो हर ड्रेस का एक फोटो आप उनको इनिशियली भेज दो, ताकि कस्टमर को कम से कम थोड़ा पीस रहे और वो वेट कर पाए। दूसरा चीज़ है स्टेज वाइज डिलीवरी कर सकते हो। आप बोल सकते हो भाई 3 ड्रेसेस में शूट हुए हैं तो मैं पहले 2 दिन में एक ड्रेस का भेजूंगा, दूसरे 2 दिन में दूसरे ड्रेस का, और तीसरे 2 दिन में तीसरे ड्रेस का। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लियरली कस्टमर को अगर नहीं बताओगे डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में तो वो बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। इसलिए कस्टमर को बहुत क्लियरली आप डिलीवरी टाइमलाइन पहले से ही बता दो। मिस्टेक नंबर 7, डेटा बैकअप नहीं बनाना। बैकअप बहुत बोरिंग है, क्योंकि ऑलरेडी आप शूट करके आते हो, थके हुए रहते हो, एक बार एक जगह डाटा कॉपी कर लेते हो, और जब बैकअप डेटा बनाने का टाइम आता है तो आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हो और आपको लगता है कि यार छोड़ो, नहीं करते हैं, बाद में कर लूँगा, या छोटा ही शूट है, इसका बैकअप बनाने की क्या ज़रूरत। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर एक बार डाटा गुम गया या एक बार डाटा डिलीट हो गया या मिसप्लेस हो गया तो बहुत ही बुरा सपना बन जाता है। हो सकता है मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए या मेमोरी कार्ड गुम जाए। एक बार मैं शूट करके आया और कार्ड मैंने अपने पॉकेट में रख लिया और मेरे पॉकेट से कार्ड कहीं गिर गया, वो डेटा पूरा लॉस हो गया, बहुत प्रॉब्लम हुई। इसीलिए आपको बहुत केयरफुली मेमोरी कार्ड को हैंडल करना चाहिए
और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप डेटा कॉपी करने के बाद दूसरी जगह बैकअप डेटा फिर से कॉपी कर लो, ताकि अगर हार्ड डिस्क क्रैश भी हो, अगर लैपटॉप भी डैमेज हो जाए, कम से कम आपके पास में डेटा का बैकअप रहना चाहिए। अब इस मिस्टेक के कुछ साइंस बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो शूट करने के बाद में कैमरे को आकर सीधा स्टूडियो में या घर पे रख देता है, डाटा कॉपी नहीं करता है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो सकता है नेक्स्ट डे में कोई अर्जेंट शूट आ जाए, आपका कार्ड खाली नहीं है, आप शूट करने चले जाओ, आपको लगे कि यार मैंने कार्ड तो कॉपी कर दिया था, और आप कार्ड फॉर्मेट करके उस पर दूसरा शूट कर दो, पूरा डेटा लॉस हो गया, यू आर गॉन। अच्छा, इसके बाद आपके पास में एक ही हार्ड ड्राइव है और सारा डेटा आप एक ही हार्ड ड्राइव में सेव करते हो। तीसरा साइन है, आप डाटा कॉपी तो कर लेते हो लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करते हो, आप खोल के देखते नहीं हो पूरी फाइल कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। व्हाट आई पर्सनली डू, जब भी मैं कार्ड कॉपी करता हूँ तो कितने फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स हैं, वो एक बार कैमरे में चेक करता हूँ, फिर एक बार कंप्यूटर में चेक करता हूँ, इनफैक्ट 4-5 बार करता हूँ। फिर उसके बाद में जब बैकअप लूँगा तो वहाँ पर भी मैं चेक करूँगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं कैमरे में दिखा रहा है और कितने नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में दिखा रहा है। और रैंडम फोल्डर्स में अगर आप डेटा सेव कर रहे हो तो ये भी बहुत रिस्की है, क्योंकि आपने न्यू फोल्डर बनाया और उसमें डाटा कॉपी कर दिया, नेक्स्ट थिंग आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपने कहाँ सेव किया डेटा। और रैंडम फोल्डर्स में अगर डेटा सेव कर रहे हो तो उसे ढूंढना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। इस मिस्टेक को फिक्स करने का तरीका बता रहा हूँ। सेम डे डाटा कॉपी करो, जब भी शूट से आओ एक हैबिट बना लो, आने के बाद में सीधा डेटा कॉपी करो और उसका बैकअप भी लो। सेकंड, फोल्डर नेमिंग सिस्टम बनाओ, फोल्डर के नाम में डेट आना चाहिए, क्लाइंट का नाम आना चाहिए, किस टाइप का शूट है, ये सारी डिटेल्स आप फोल्डर के नाम में ऐड कर दो, ताकि जब भी आपको ढूंढना हो उसमें बहुत आसानी हो। एक मेन ड्राइव रखो जिसमें आपका सारा डेटा आप शूट करके रख रहे हो, और एक बैकअप ड्राइव रखो जिसको आप मोस्टली ड्रॉअर में रखते हो, बाहर मत रखो, ताकि उसके डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो। फिर हमेशा डेटा कॉपी करने के बाद में वेरीफाई करो प्रॉपरली पूरी फाइल्स आई हैं या नहीं हैं। मेरे कलीग के साथ में एक बार ऐसा हुआ था कि उसने कार्ड तो कॉपी किया, लेकिन कार्ड उसने आधा ही कॉपी किया, पूरा नहीं किया। कार्ड कॉपी करने के बाद में वेरीफाई नहीं किया, बाद में जब उसने देखा उसी कार्ड में उसने दूसरा शूट कर दिया और वो पूरा हाफ डेटा उसका लॉस ही हो गया। एक चीज़ जो मैं यूजुअली करता हूँ वो डाटा कॉपी करने के बाद में और 3-4 बार वेरीफाई करने के बाद में कार्ड हाथों हाथ फॉर्मेट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार नेक्स्ट डे शूट करने जाओ और अगर कार्ड में डेटा रहता है तो लगता है यार मैंने डेटा कॉपी किया है कि नहीं किया है। मिस्टेक नंबर 8, एडिटिंग टाइम अंडरस्टिमेट करना। यूजुअली शूट टाइम तो बहुत छोटा रहता है, 1-2 घंटे का शूट रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में लगता है, एडिटिंग में लगता है। और यूजुअली ये टाइम डेटा कॉपी करने में, बैकअप बनाने में, फोटोज़ को सेलेक्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, एडिटिंग करने में या अपलोड करने में, इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है। और बिगनर फोटोग्राफर्स या ऐसे फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट करते हैं, उनको एडिटिंग टाइम लाइन का अंदाज़ा नहीं रहता और इसलिए वो हवे हवे में टाइम बोल देते हैं, लेकिन बाद में इट बाइट्स देम। कस्टमर चिढ़ जाता है, कस्टमर गुस्सा जाता है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस गलत रहते हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग रहते हैं। अगर आप नए हो और आपने फोटोग्राफी बिजनेस अभी अभी स्टार्ट की है और अगर आपने प्रॉपर्ली एडिटिंग टाइम कैलकुलेट नहीं किया तो आप अंडर चार्ज कर सकते हो। आपको लगेगा कि यार चलो 1 घंटे में करके दे दूंगा, बट इट मे बी अ फैशन शूट, अ ड्रेस शूट और कैटलॉग शूट विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें बहुत टाइम लगेगा एडिटिंग करने में और आपको अंदाजा नहीं कि भाई इतना टाइम लगेगा और आप उस टाइम को कैलकुलेट नहीं किए हो और आपने कोटेशन जो है वो कम भेजा ये सोचकर कि एडिटिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको पता चलता है भाई एडिटिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपने एडिटिंग टाइम प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया है तो आपका बैकलॉग बढ़ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि एक दिन में करके दे दूंगा, बट एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको 3 दिन लग गया, उस टाइम पर आपको दूसरी फोटो भी भेजनी है दूसरे क्लाइंट्स को। सो इसके कारण पूरा वर्क फ्लो जो है आपका डिले हो जाएगा। दूसरे कस्टमर्स भी जो है आपसे नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे या कंप्लेन करेंगे कि आप फोटो ही नहीं दे रहे हो। तो अगर एडिटिंग टाइमलाइन अच्छे से सेट नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में रिवीजन पॉलिसी क्या है ये भी आपको सेट करना है। कितनी बार आप कस्टमर के लिए एडिट करोगे? कई बार कस्टमर बोलता है ये चेंज करो, वो चेंज करो, कपड़ा ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। कितनी बार आप करोगे ये टाइम भी आपको कैलकुलेट करना और अपफ्रंट उनको बताना है कस्टमर को या क्लाइंट को कि भाई मैं इतनी बार आपकी एडिटिंग करूंगा, री एडिट करूंगा। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए पहले से ही आप एडिटिंग आवर्स कैलकुलेट कर लो कि कितना एडिटिंग टाइम लगेगा और उसके हिसाब से ही कोटेशन भेजो। और आप कितनी बार एडिटिंग करोगे, कितनी बार रिविजन करोगे ये भी कस्टमर को क्लियरली बता दो। और अगर कस्टमर बहुत ज्यादा एडिटिंग करवा रहा है आपसे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा वो भी आप कस्टमर को पहले ही बता दो। उसके बाद आप बैच डिलीवरी करो।
आप एक फोटो एडिट करके भेजो, फिर सेकंड फोटो भेजो, फिर थर्ड फोटो भेजो। कई फोटोग्राफर्स को मैं देखता हूँ कि दो दो करके फोटो भेजते हैं या एक एक करके फोटो भेजते हैं। आप ऐसा मत करो, आप बैचेस में डिलीवरी करो। मान लो आपने अगर 10 ड्रेसेस के शूट किए हैं तो आप कम से कम 3-4 ड्रेस के एक साथ में भेजो। ऐसा मत भेजो कि एक ड्रेस का अभी भेजा, फिर सेकंड ड्रेस का भेजा, फिर थर्ड ड्रेस का भेजा। ऐसा मत करो, इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। मिस्टेक नंबर 9, मार्केटिंग को इग्नोर करना। हो सकता है आपका बहुत अच्छा काम हो, आप बहुत अच्छे फोटोज लेते हो, लेकिन इनविजिबल हो, किसी को पता ही नहीं कि आप कितने अच्छे फोटो लेते हो, क्योंकि आपके फोटो उनको कहीं दिखते ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपका काम कितना अच्छा है। वो आपको कॉल कैसे करेगा और आपको बुक कैसे करेगा। कई बार फोटोग्राफर्स को लगता है कि अगर उनका काम अच्छा है तो कस्टमर्स उनके पास में अपने आप आ जाएंगे। अगर कस्टमर्स को आपका काम दिखेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं रहेगा कि आप कैसे फोटो लेते हो, तो आपके पास में काम कैसे आएगा? कस्टमर आपको कैसे अप्रोच करेगा, कैसे कॉल करेगा, कैसे बुक करेगा? फिर कई बार आप सोचते हो कि रेफरल से कस्टमर्स आ जाएंगे, मुझे मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा काम इतना अच्छा है कि मेरे दूसरे कस्टमर्स जो है वो नए कस्टमर को लेकर आएंगे। वेल, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। आपको फ्री मार्केटिंग तो करनी ही है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, अपने वेबसाइट्स पे आपको अपने फोटोज तो डालना ही है। उसके साथ साथ आपको पेड मार्केटिंग करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग से और प्रमोशन से क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके बिजनेस पर, आप पर। कई बार फोटोज बस इनफ नहीं होती है, बिहाइंड द सीन फोटोज आप डाल सकते हो, फुटेजेस डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, क्लाइंट का एक्सपीरियंस, उनके टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हो आपके वेबसाइट्स पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या जहां पर भी एड रन कर रहे हो या जहां पर भी आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है वहां पर आप कस्टमर के टेस्टिमनीज भी ऐड कर सकते हो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट को अप टू डेट रख सकते हो, लोकल एसईओ कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, जितने भी टाइप की फोटोग्राफी आप करते हो उन सारे फोटोज को आप शेयर कर सकते हो ऑनलाइन में, उसका मार्केटिंग या प्रमोशन कर सकते हो ताकि कस्टमर्स को पता चले कि आप ऐसे शूट भी करते हो। व्हाट्सएप स्टेटस में उसको डाल सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि आप कितने टाइप के शूट्स करते हो। इस मिस्टेक का साइंस ये है कि आपकी फोटोज तो अच्छी है लेकिन आपके पास में इंक्वायरी बहुत कम आ रही है। आप अपने फोटोज को कभी कभी पोस्ट करते हो, गूगल में आप विजिबल ही नहीं हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत पुराना हो गया है, टेस्टिमोनियल्स कुछ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि आप कौन कौन से शूट्स करते हो। सो इस मिस्टेक को आप फिक्स कर सकते हो वीकली पोस्टिंग करके, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाकर, उसमें फोटोज अपडेट करके, वेबसाइट बनाकर, क्लियर पोर्टफोलियो बनाकर, टेस्टिमोनियल्स से, बिहाइंड द सीन से, रिव्यूज से, कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी आप शेयर कर सकते हो। अपना पेज प्रॉपर्ली बनाओ। मिस्टेक नंबर 10, बिजनेस सिस्टम नहीं बनाना। आपके जितने भी वर्क फ्लो प्रोसेस है या बिजनेस प्रोसेस है, हर एक चीज रैंडम है। आप हर एक चीज मैनुअली करते हो। इंक्वायरी आएगा, आप उसको मैनुअली डायरी में लिखोगे, फिर वो कहीं खो जाता है। कोई इंक्वायरी तो ईमेल में रहती है, कोई इंक्वायरी व्हाट्सएप में रहती है, कोई इंक्वायरी वेबसाइट में रहती है, सारी जगह आपकी इंक्वायरी फैली रहती है। कोटेशन किसी को आप ईमेल में भेज रहे हो, किसी को व्हाट्सएप में भेज रहे हो, किसी को प्रॉपर्ली बना के भेज रहे हो, किसी को जस्ट वर्बली बता रहे हो या व्हाट्सएप में बस मैसेज में बता रहे हो। अलग अलग शूट्स के प्रोसेसेस सेट नहीं है, कोई भी शूट आप कैसे भी कर रहे हो। डिलीवरी का कोई टाइम लाइन नहीं है, किसी को आप एक दिन में ही फोटो दे देते हो, किसी को 10 दिन में भी फोटो नहीं देते, और ऐसा करने से आपका मेंटल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसीलिए आपको एक बिजनेस सिस्टम सेट करने की जरूरत है। जब भी इंक्वायरी आए तो उसका एक टेम्पलेट होना चाहिए, कस्टमर को आप भेज सकते हो वो टेम्पलेट, उसमें कस्टमर सारी डिटेल्स भर के आपको भेज सकता है। पैकेजेस के आप पीडीएफ बना सकते हो, पेमेंट का प्रोसेस सेट कर सकते हो, शूट के चेकलिस्ट बना सकते हो, गियर के चेकलिस्ट बना सकते हो, बैकअप चेकलिस्ट बना सकते हो, एडिटिंग वर्कफ्लो डिफाइन कर सकते हो, डिलीवरी टेम्पलेट दे सकते हो, टाइमलाइन सेट कर सकते हो, उसके साथ एक क्लाइंट डेटाबेस तैयार कर सकते हो, सीआरएम सिस्टम यूज कर सकते हो। अगर आपने एक प्रॉपर बिजनेस सिस्टम सेट किया है तो हर एक चीज आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगी, मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, टीम वर्क ईजी हो जाएगा, स्केल करना बहुत ईजी हो जाएगा, बर्न आउट नहीं होगे। बिना सिस्टम के आप हमेशा बिजी रहोगे, कुछ फिक्स नहीं रहेगा, आपकी बिजनेस ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। इस मिस्टेक के साइंस बताता हूं। अगर सेम ही रिप्लाई आपको बार बार कस्टमर को भेजना पड़ रहा है, हर बार जब भी इंक्वायरी आती है आपको अलग अलग पैकेज बनाना पड़ता है, आपके पास में एक स्टैंडर्ड पैकेज नहीं, आप उसको नहीं भेज रहे हो, हर कस्टमर के लिए फिर से सारे पैकेज बना रहे हो, लिख रहे हो, फिर भेज रहे हो। अगर शूट पे जा रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हो, इसका मतलब चेकलिस्ट नहीं बनाया है। शूट पे जाने से पहले आप चेकलिस्ट चेक नहीं करते हो। जब शूट करते हो तो कई शॉट्स छूट जाते हैं क्योंकि आपने एक शॉर्ट लिस्ट नहीं बनाया कि कौन कौन सी फोटो कैसे कैसे लेनी है। फिर जब शूट करने के बाद में आप आते हो तो पता चलता है यार क्लोजअप तो मैंने लिया ही नहीं। पेमेंट का कोई सिस्टम या कोई टाइमलाइन आपने सेट नहीं किया, जब भी कस्टमर पेमेंट भेज देता है आप ले लेते हो, अगर नहीं भेजता है तो फिर 50 बार आपको फिर कॉल करना पड़ता है या मैसेज करना पड़ता है। डिलीवरी टाइम इनकंसिस्टेंट है, किसी को आप 1 दिन में दे देते हो, किसी को 10 दिन में दे रहे हो, किसी को भेज ही नहीं रहे हो। अब इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड पैकेजेस बनाओ ताकि जब भी कस्टमर आपसे इंक्वायरी मांगे आप सीधा उस पीडीएफ को भेज दो कस्टमर के पास में
जो भी पैकेज उनको चाहिए वो आपको बता देंगे। उसके बाद में स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन बनाओ, जो हर पैकेज के साथ में या कोटेशन के साथ में ऐड करके आप भेज दो, ताकि शुरू से ही कस्टमर को पता चले कि क्या पेमेंट सिस्टम है आपका। शूट चेकलिस्ट बना लो, वो कस्टमर को एक भेज दो, एक अपने पास रख लो। फाइल नेमिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, जिसमें कस्टमर का नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, शूट टाइप होना चाहिए, या कहाँ शूट किया, अगर आप अलग अलग लोकेशन पे शूट करते हो तो उसकी डिटेल्स भी आप डाल सकते हो। बैकअप प्रोसेस प्रॉपर्ली स्टैब्लिश रहना चाहिए, कहाँ आप डेटा कॉपी कर रहे हो, किस हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे हो, इसका सारा हिसाब आपके पास में प्रॉपर्ली रहना चाहिए। डिलीवरी का टाइमलाइन बताना है, क्या क्या डिलीवरी दोगे और कब कब दोगे। जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो कस्टमर के पास में फिर आपको रिक्वेस्ट भी भेजना है रिव्यू के लिए, चाहे वो गूगल पे रिव्यू हो या आपकी वेबसाइट पे रिव्यू हो या और दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिव्यू हो। उसके साथ साथ आपके पास में एक CRM रहना चाहिए, जहां पर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सको। आपका फोटोग्राफी बिजनेस तब ग्रो होगा जब आपका बिजनेस सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ये 10 मिस्टेक्स मैंने पर्सनली अपने लाइफ में किया है और इससे सीखा है और इसको करेक्ट भी किया है। अगर आप ये 10 बिजनेस मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो श्योरली आपका फोटोग्राफी बिजनेस जरूर ग्रो होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ सबसे डिफिकल्ट आपके लिए क्या है, प्राइसिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, मार्केटिंग, डिलीवरी, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बताओ।